नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, लेक्चर है, उन्वान या ये कह लें कि मौजू है, वो है जी इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। ये पूरी सीरीज चलेगी इंशाल्लाह। इसमें नाइन्थ के नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच ही समझाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। जी, आज ये बेटा बताएं आप सेंटेंस। नहीं जी, आप बता रहे हैं। जी, चलो मैं रिकॉल कर देता हूँ। कहता है जी, अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट। ये लिख लें सारे, राउंड डाउन करें अभी के अभी करें, क्योंकि बाद में आप लोग नहीं करते। अ सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। उसके बाद कोमा आएगा। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस। इट मस्ट बी मीनिंगफुल। नेक्स्ट है जी, इट मस्ट बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल, फिर कोमा आएगा। इट मस्ट एट द सेम टाइम बी एक्सेप्टेबल टू स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज। स्पीकर्स, बोलने वाला यानी यहाँ पर स्पीकर से मुराद बोलने वाला जाएगा, लिया जा रहा है। बी एक्सेप्टेबल टू स्पीकर्स। यहाँ पर ये नोट्सों में उन्होंने गलती की है, एंड लिसनर्स लिखे। स्पीकर्स एंड लिसनर्स, LISTENER लिसनर्स, LISTENER ऑफ द लैंग्वेज। जी, अब ये थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। आप लिख लिया, जिनका रहता हूँ कंप्लीट कर ले जब तक मैं समझा रहा हूँ। कहते जी, सेंटेंस या कह लें कि फिक्रा जो है, वो लफ्जों की, वर्ड्स जो है आपके पास। तो ये वर्ड्स के ऊपर मैंने काफी तालिब इल्मों की प्रैक्टिस करवाई है और समझाया वगैरह भी है कि लफ्ज को आपने समझना है कि वो लफ्ज क्या क्या रहा है। ऐसे ही है कि जैसे लफ्ज है कुल। ये पहले कल जो अकीदा रिसालत या मलाइका का टॉपिक था, उसमें मैंने ये टॉपिक को हाईलाइट किया था। तो खैर, ये जो वर्ड्स की सीरीज होगी उसमें अलहदा से समझाया जाएगा। अब कुल जो लफ्ज है, दो हरफ है। ये दो हरफ आपसे क्या क्या रही हैं, जिसको आप आम जुबान में मीनिंग कह देते हैं या मतलब कह देते हैं। तो ये लफ्ज आपसे क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि कह दीजिए। ऐसे ही है ना। इसी तरह लफ्ज है जी कुन, हो जा। ये लफ्ज क्या कह रहा है जी? हो जा। इसके अलावा अब एक लफ्ज की काफी डोमेन बनती हैं, लफ्जों की काफी डोमेन बनती है। ठीक है ना। अब जैसे कुल लफ्ज को देखते हैं, कह दीजिए। कह दीजिए क्या मतलब, क्या हो रहा है कि आर्डर दिया जा रहा है, हुक्मिया लफ्ज है। समझ ना, लफ्ज लफ्जों को ही समझना पड़ेगा, तब ही आप आगे निकलेंगे कि हुक्मिया लफ्ज है। कुन, हो जा, वो भी आर्डर फॉर्म है। आर्डर, आर्डरिंग वर्ड है, आर्डर दिया जा रहा है उस लफ्ज में भी। ठीक है ना। लेकिन कुछ लफ्ज जो आपके बेसिक जो है, कह लें कि भी छोटी क्लासेस में जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तीन लफ्जों के क्लियर हैं। एक वर्ब का, एक नाउन का, और एक ऑब्जेक्टिव का। ये इन तीनों का अलावा नहीं, मतलब कि तालिब इल्मों को, और इनका भी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। सिर्फ वो सिंपल सा पता है जी कि नाउन है, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन का थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। लेकिन नाउन की आगे जो कैटेगरीज हैं उनका नहीं पता।
तो अब वो कहता है जी वर्ड्स जो है, अब आगे जाके मैं थोड़ा सा नाउन में इसको हाईलाइट मजीद वर्ड्स को करूंगा, फिर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अब वो कहता है जी दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, कि जिसका कोई ना कोई मीनिंग बन रहा हो, कुछ समझ आ रही हो, कुछ सेंस हो। जैसे आप कह देते हैं जी पानी वानी, या असलम दौड़, असलम दौड़ कह लें, दो लफ्ज कर लें, दो लफ्ज है, असलम दौड़ क्या है, फिक्रे की समझ नहीं है आ रही। असलम दौड़ता है, या असलम दौड़ रहा है, या असलम दौड़ेगा, तब तो वो फिक्रा एक सेंस दे रहा पूरी। लेकिन असलम दौड़ ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इसलिए सेंटेंस की पहले पहचान क्या होगी कि वो कंप्लीट सेंस दे, उसका कोई ना कोई एक मुकम्मल या वाजिया मीनिंग हो। उसके बाद है इट मस्ट बी, अगला वर्ड यही आ गया कि इट मस्ट बी मीनिंगफुल, कि उसका कोई ना कोई मतलब बन रहा हो, ठीक है ना, उस बात करने का। फिर उसके बाद कह रहा है कि इट मस्ट बी एट सेम टाइम बी एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल, अजान होना शुरू होगी, 2 मिनट वेट करें जी। तो अब सेंटेंस का कंसेप्ट बेसिक डेफिनेशन तो क्लियर होगी होगी, ठीक है ना। अब लास्ट था कि एक्सेप्टेबल टू लिसनर एंड स्पीकर, या स्पीकर आर लिसनर। स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला है, जैसे इस वक्त मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं स्पीकर हूं और आप लोग लिसनर हैं। अब जो फिक्रा मैं बोलूं वो मेरे लिए भी एक्सेप्टेबल हो, कि मुझे भी पता चले कि ये फिक्रा मुकम्मल है, वाज़ेह है, मीनिंगफुल है, और आपको भी समझ आए, ठीक है ना, लिसनर को भी समझ आए, उसको फिर हम सेंटेंस कहेंगे जी। अब नेक्स्ट आ जाता है, थोड़ा सा ना आराम में बोल रहे हैं। सेंटेंस को समझने के लिए अब कुछ मजीद जो चीजें, ये तो सिर्फ डेफिनेशन क्लियर हुई है। तो अब सेंटेंस की काफी कैटेगरीज हैं, उनको समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें समझनी जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है फ्रेज। लिख लें, पी मार्कर के साथ, ये हेडिंग है, PHRAS हेडिंग है। अगर मार्कर नहीं भी है तो पेन से भी लिखें, तो ये हेडिंग है जी। फ्रेज का लिखें जी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस। वर्ड्स that makes sense but not complete। आ कंप्लीट लिखा हुआ है इधर, ये आ नहीं आएगा, बट नॉट कंप्लीट। जी कंप्लीट के आगे लिखें जी, विच हैज सम मीनिंग्स बट डज नॉट, बट डज नॉट जी, लिखकर बता दीजिएगा ताकि मैं आगे बोलूं। बट डज नॉट क्लियर एंड कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। जी इसकी एग्जांपल लिखें, ऑन द रिवर। जी अब इस इतना लिखने के बाद समझ लें, फिर मैं आगे मजीद एग्जांपल कहूंगा। अब फ्रेज के बारे में कह रहे थे कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, के लफ्जों का ऐसा मजमुआ है जो सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं है। फिर दूसरा कहता है विच है सम मीनिंग, मीनिंग है, उसका मतलब बन रहा है, लेकिन वो क्लियर नहीं कर रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जैसा कि अब आप एग्जाम्पल ही देख लें, ऑन द रिवर, के दरिया के किनारे पर या दरिया पर।
थोड़ा बहुत समझ आ रही है, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं इसको कहा जाएगा। फ्रेज में क्या होता है कि आपके कॉम्बिनेशन पूरा नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों चीजें नहीं पाई जाएंगी। अब इसमें ऑन द रिवर में आप देख लें कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट है, ऑन द रिवर, और ऑन जो है आपका वो उसमें आ जाएगा और पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाएगा, ये प्रीपोजिशन में आ जाएगा, या फिर इसकी जब आपका बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच का कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि लफ्ज जंप करके एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे में चले जाते हैं। थोड़ा सा बेसिक बन जाए, अभी उस चीज में जाने की अभी जरूरत नहीं है उस कैटेगरी में। अभी सिर्फ इतना देखें कि ऑन द रिवर, इतना क्लियर हो रहा है कि ये फ्रेज है, ठीक है ना। फ्रेज में और सेंटेंस में फर्क भी वाजिया हो गया जी। उसके बाद लिख लें जी, लास्ट है जी क्लॉज। क्लॉज, CLAUSE। जी, क्लॉज की डेफिनेशन लिखें जी, अ क्लॉज इज द सिंपल सेंटेंस। A clause is a simple sentence which forms a part, form, FORMS, forms a part of a larger or longer sentence। इसमें भी ये तालिब इल्म ने गलती की हुई है, शुरू में भी लिख दिया क्लास इज और एंड पर भी लिख दिया इज कॉल्ड क्लास। देखते जाएं, ये तालिब इल्म बैठे हुए हैं, उनको पता लग जाना चाहिए जिसके नोट्स हैं, कि शुरू में भी लिख दिया क्लास इज और एंड पर भी लिख दिया इज कॉल्ड क्लास। जी जी, उसके बाद देखें दूसरा फिक्रा लिख लें, लॉन्गर सेंटेंस तक लिख लिया जी। जी, उसके बाद लिखें नेक्स्ट, इसका ये फिक्रा है डॉट लगा के, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। कंसिस्ट एस आएगा टी के बाद, ऑफ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। प्रीडिकेट, PREDI, एंड आ प्रीडिकेट। जी, इसकी एग्जांपल लिख लें, दिस इज द हाउस। जी, अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। कहते हैं जी, क्लास क्या है जी, कि सिंपल सेंटेंस है जो कि एक लार्जर सेंटेंस का हिस्सा बनता है, और इसमें दो चीजें होंगी। आप देखेंगे आपका जो सेंटेंस होता है उसके लिए शर्त होती है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीन चीजें होना जरूरी है। लेकिन अगर दो चीजें, और कौन कौन सी, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब प्रीडिकेट बाज दफा ये होता है कि प्रीडिकेट में आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों चीजें आ जाती हैं, लेकिन बाज दफा ये होता है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे अभी एक एग्जांपल लगाई है, दिस इज द हाउस, लगाई एग्जांपल जी। दिस जो है आपका सब्जेक्ट है, और इज द हाउस जो आपका प्रीडिकेट है। प्रीडिकेट का मतलब क्या होता है, इसको आप ये समझ लें कि जो सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि आपने कहा दिस इज अ ग्लास। अब आ ग्लास किसके बारे में, दिस के बारे में। दिस आपका सब्जेक्ट है, कि दिस के बारे में जो चीज क्लियर कर रहा है, जो चीज एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, कि प्रीडिकेट क्या करता है, आपके सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने कह दिया दिस, समझ नजर तो आपको आ जाएगा दिस से भी कि ये ग्लास है, लेकिन जो आगे फिक्रा बोल रहा हूँ, इज आ ग्लास, तो वो इज द ग्लास आपका प्रीडिकेट है, वो दिस के बारे में बता रहा है। हो सकता है कि दिस ये हो, वॉल पेंट हो, ठीक है ना। तो दिस जो आपका सब्जेक्ट है, और उससे आगे जो भी सेंटेंस है वो प्रीडिकेट है।
वो दिस के बारे में बता रहा है, लेकिन इसमें कंप्लीट तीनों चीजें नहीं होंगी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया फ्रेज का भी और क्लास का भी। जी अब हम लिखते हैं जी इसके बारे में मजीद भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सा उसमें ये लिख लीजिएगा। जी क्लास के बाद जी आपकी इसकी कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लास लिख लें, प्रिंसिपल क्लास लिखें। जी जैसे आपको बताया गया, पहली डेफिनेशन जब आपने क्लास की पढ़ी है तो उसमें क्या चीज समझाई गई है कि ये एक सिंपल सा सेंटेंस है और लार्जर सेंटेंस का हिस्सा होता है। एक बड़ा सेंटेंस होगा, 3 से 4 क्लासेस या एक आधी फ्रेज मिलके बनेगा, वो हम आगे जाके, असल हमारा एजेंडा वही है सेंटेंस को समझना, लेकिन ये चीजें समझना जरूरी है। अब प्रिंसिपल क्लास में क्या है, वो कहता है जी आप प्रिंसिपल क्लास, अब इतना ठीक है, आप बाकी नोट्स मिल जाएंगे ना, इतना काफी, अब मैं सिर्फ समझाता जाता हूँ ताकि जल्दी वाइड आपको। कहते हैं प्रिंसिपल क्लास एक्सप्रेस अ कंप्लीट एंड क्लियर आइडिया आर थॉट, इट रिमेन्स मीनिंगफुल। कि जो आपकी प्रिंसिपल क्लास है वो अगर अकेली भी आएगी तो आपको उसकी समझ आ जाएगी, वो सेंटेंस से मिलता जुलता होगा कि वो मीनिंगफुल होगा, ठीक है ना। लेकिन आम क्लास जो होगी उसमें आपको उसका कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगी। जो आपका प्रिंसिपल क्लास होगी वो अगर अकेली भी आई तो वो आपका एक जो मीनिंग है, वो सेंस है फिक्रे की, वो कंप्लीट देगी प्रिंसिपल क्लास। जी उसके बाद प्रिंसिपल क्लास के बाद आ जाते हैं जी, अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेज का भी क्लास का भी। अब आ जाते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। ये लिख लें, इसके मेन पॉइंट लिख लें, बाकी भी नोट्स मिल जाएंगे। जी यहां से अगर देखा जाए तो ये 9th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि आई थिंक 5 मार्क्स के नंबर आते हैं, एमसीक्यूज आएंगे 5 मार्क्स पे 9th क्लास में, कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस पर सेंटेंस लिखा हुआ होता है और नीचे वो ऑप्शन दी होती है कि ये कौन सा सेंटेंस की कैटेगरी है। जी क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस लिखने के बाद इसकी 4 कैटेगरीज के नाम लिख लें। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, और फोर्थ है जी कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। जी अब सिंपल सेंटेंस का देख लें जी, मैं अब समझा रहा हूँ, आप लिखिएगा ना ताकि जल्दी से हम ये इसको टॉपिक को वाइंड अप करें। कहते हैं या सिंपल सेंटेंस कंटेन ओनली वन प्रिडिकेट, दैट मीन्स इट कैन हैव ओनली वन वर्ब, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लॉज। सिंपल सेंटेंस का आपको सिंपल एक सिंपल सा अगर आपको ट्रिक बता दिया जाए कि जो आम फिक्रे अभी तक आप बनाते रहे वो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे कि असलम दौड़ रहा है, असलम इज रनिंग, ठीक है ना। असलम क्या है? सब्जेक्ट है, और आगे इज रनिंग क्या कर रहा है? वो असलम के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ना, तो वो प्रीडिकेट हो गया। अब वो प्रीडिकेट में कौन सी चीज मौजूद है? रनिंग क्या है? वर्ब है, ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है ना। अब इज रनिंग प्रीडिकेट है ओवरऑल जो है, और असलम क्या है? आपका वर्ब सब्जेक्ट है। तो अब सब्जेक्ट के बारे में जो चीज बता रही है प्रेडिकेट है, सिंपल सा इतना ही समझना है, इसमें और कोई इतना नहीं है। अब वो कहता है कि एक ही इसमें इंडिपेंडेंट क्लास होगी, या फिर ये कह लें कि एक एक ही वर्ब होगा, सिंपल सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा। लेकिन जो आपके नेक्स्ट आएंगे वो वैसे वैसे एग्जांपल से मैं समझाता रहूंगा। जी अब सिंपल के बाद आएंगे इंटेरोगेटिव। सिंपल के बाद इंटेरोगेटिव नहीं, ये दूसरी कैटेगरी है, हमने करनी है। सिंपल के बाद कंपाउंड है, कंपाउंड की तरफ आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कहते हैं जी व्हेन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस, कि दो सिंपल सेंटेंस हैं, सिंपल सा दो सिंपल सेंटेंसेस हैं लेकिन वो ज्वाइन है,
वो कनेक्ट किए गए हैं। अब वो हो सकता है वो कोमा लगा के कनेक्ट कर दिए गए हो, इसके लिए बकायदा एक सीरीज शुरू की हुई है पंक्चुएशन की, तो उससे आपने समझना है ज्वाइनिंग वर्ड्स का ये वो सारा। तो हो सकता है वो एंड लगा दें, ये एंड, बट, और ये आपके ज्वाइनिंग वर्ड है, इसको आप कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में क्या नाम है बेटा, मेरे दिन में नहीं आ रहा है जरा। मैं प्रोनाउन तो नाउन हो गया ना बेटा, एंड पे नाउन लिखा हुआ है, एडजेक्टिव होगा आई थिंक, या फिर चले नहीं चले, वो पार्ट ऑफ स्पीच नेक्स्ट शुरू होगा ना, तो कल से वो देख लेंगे उसको। अभी देखते, खैर इसको कनेक्टिंग वर्ड भी कहा जाता है, यानी कि दो फिक्रों को मिलाते हैं जो लफ्ज, उनको कनेक्टिंग वर्ड या ज्वाइनिंग वर्ड भी कहा जाता है। कंजंक्शन, जी शाबाश बेटा, कंजंक्शन कहा जाता है। जी अब ये देखें, अब इसकी एग्जांपल थोड़े से समझ लें कि कहता है यू मस्ट रिटर्न द बुक, यू मस्ट रिटर्न द बुक और पे इट्स प्राइस, आपको किताब वापस करना पड़ेगी, नहीं तो इसकी कीमत। ठीक है ना, अब समझ लेना कि दो सिंपल सेंटेंस है, पे इट्स प्राइस, या अब जो पे इट्स प्राइस है सिंपल क्लास है, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, यू मस्ट रिटर्न द बुक, दो फिक्रों को एंड और के जरिए मिला दिया गया है, तो ये आपका कौन सा बन गया, कंपाउंड। सिंपल नहीं रहा, दो फिक्रे मिल गए ना, कंपाउंड का मतलब भी होता है मरकब, एक से ज्यादा को कहा जाता है ना कंपाउंड। तो आपके दो अगर सेंटेंस होंगे, वो आपके मिलके किसी भी ज्वाइनिंग वर्ड से मिलके एक ही सेंस दे रहे हो, क्योंकि आप अगर फिक्रे को गौर से देखेंगे, यू मस्ट रिटर्न द बुक आर पेड प्राइस, तो बात तो एक ही, मुद्दा तो एक ही है ना, किताब के बारे में, ठीक है ना, तो वो दो फिक्रे मिलके कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। जी उसके बाद आ जाते हैं कम्प्लेक्स। अब वो कहते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज ओनली वन मेन क्लास बट मे हैव मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लास। जी ये सबऑर्डिनेट क्लास आई थिंक मिस होगी, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे, ये नोट्स पे नहीं लिखी हुई सबऑर्डिनेट क्लास, ये जाके नोट्स कंप्लीट करें। जी अब ये जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, वो कहता है जी कि इसमें एक तो आपका मेन क्लॉज होगी और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो अब इसको सेंटेंस को देखते हैं जी, एक एग्जांपल से समझते हैं। तो कहता है द फैक्ट्री इज क्लोजिंग, ये आपकी मेन या प्रिंसिपल क्लॉज है, एंड 100 ऑफ वर्कर्स विल बी अनएम्प्लॉयड, फैक्ट्री बंद होने की वजह से, सेंस एक या जो मेन चीज सेंस है इसमें, वो अगर आपने सेंटेंस समझने हैं तो मेन चीज सेंस है। अब देखिए कहता है द फैक्ट्री इज क्लोजिंग, सिंपल सा हो गया, फैक्ट्री बंद हो रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, एंड 100 ऑफ वर्कर्स विल बी अनएम्प्लॉयड, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। मेन क्लास जो मेन चीज है, फैक्ट्री बंद हुई, या फैक्ट्री बंद होने से क्या होगा, जो मजदूर थे वो बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है ना। और अब अगर सिंपल सा इसको देखें, द फैक्ट्री इज क्लोजिंग, तो इसमें क्या है जी, आपकी ये क्लास है कंप्लीट नहीं दे रही, इसमें मेन चीज नहीं है, तीनों चीजें कंप्लीट नहीं है। और दूसरा देखें सिंपल सा, वो तो बिल्कुल ही मतलब कि ये प्रिंसिपल क्लास जरूर है, प्रिंसिपल क्लास क्यों है, कहता है द फैक्ट्री इज क्लोजिंग, समझ आ रही है बात की, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है लेकिन बात की समझ आ रही है कि फैक्ट्री बंद हो रही है। अब दूसरी देखें, अलहदा से बोल रहे, कहता है ये 100 ऑफ वर्कर विल बी एम्प्लॉयड, ये सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, किस वजह से हो जाएंगे, क्या है, कोई वर्ब नहीं इस्तेमाल हो रहा, कोई कुछ नहीं, ठीक है ना, नहीं वर्ब आ गया अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना, बेरोजगार, बल्कि ये अनएम्प्लॉयड आ गया, ये बेरोजगार में आएगा, ये भी वर्ब नहीं है। ये चीजें नेक्स्ट में क्लियर करवाता जाऊंगा मैं, अभी इधर इतना समझना है कि इसमें कोई वर्ब वगैरह नहीं है, कोई मेन चीज नहीं है, कि हजारों या सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब ये दोनों मिलके एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, तो ये आपका कौन सा होगा, कंप्लेक्स। कंप्लेक्स में आपके पास क्या होगा जी, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में फर्क क्या है, अभी सबऑर्डिनेट की डेफिनेशन लिखी, सिंपल सा बता देता हूँ कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगी वो अगर अकेली भी आएगी तो उसकी समझ आएगी, कुछ सेंस होगी, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी उसकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी।
जी अब आ जाता है जी कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। जी कहते हैं जी कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड आर or more dependent or subordinate classes। यानी कि दो या दो से ज्यादा, अगर दो होंगी तो दोनों प्रिंसिपल क्लास होंगी, मतलब कि अकेली भी आई तो उसकी सेंस समझ आएगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर अकेली भी आई तो वो प्रिंसिपल क्लास यही है ना कि अकेली भी आई, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है लेकिन उसकी समझ आएगी। और इसी तरह जो दूसरी है उसका भी। लेकिन अगर दो से ज्यादा होंगी तो फिर वो क्या होगा, आपकी वो सबऑर्डिनेट क्लास होगी। तीन मतलब के क्लासेस भी मिलके एक सेंटेंस बना सकती हैं, चार क्लासेस मिलकर भी एक सेंटेंस बना सकती हैं। अब ये चीजें तालिब इल्म को समझाई नहीं जाती। तो जब वो मजमून आता है जी, वो पांच छह क्लासेस मिली होती हैं, वो उनके समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसका जुमला का जो ट्रांसलेशन है वो बनेगी क्या। लेकिन जब उनको क्लासेस का कंसेप्ट क्लियर होगा, वो उसको छोटे छोटे पीसेस में कर लेगा, उस पूरे सेंटेंस को, पांच से छह लाइनों का जो होगा, तो वो आसानी से उसके सेंस को समझ जाएगा। ठीक है ना। जी अब देखें, कहता जी सीन्स विच रिमाइंडेड हिम। अब सीन्स आ गया, सीन्स कोई भी जेन में खाका। अब सीन सिंपल सा एक वर्ड है, और ये आपका इंडिपेंडेंट क्लास का काम कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट क्लास भी हम क्लियर करेंगे। सिर्फ एक वर्ड ही पूरी की पूरी क्लास का काम कर रहा है। विच, विच लग गया, ये कनेक्टिंग वर्ड है, दो लफ्जों को मिलाता है, कंजंक्शन। रिमाइंडेड हिम, अब ये इतना जो है रिमाइंडेड हिम, ये मिलके एक क्लास क्लास बना रहा है, सबऑर्डिनेट क्लास है। फिर उसके बाद ऑफ हिज चाइल्डहुड टाइम। ऑफ जो है आपका, आपको पता है कि ये प्री पोजीशन का काम करता है। ठीक है ना। यानी कि ये कनेक्शन का भी काम करेगा। इसको क्लियर कर लेंगे जब हम कंजंक्शन वगैरह पढ़ेंगे। हिज चाइल्डहुड टाइम, तीन क्लासेस आपकी हैं और एक सेंटेंस बन रहा है। अगर एक भी मिस हो, समझ नहीं आएगी। अब समझ लेना कि मतलब तीन चीजों को मिला के हमने कैसे एक वो पूरा फिक्रा बन रहा है। तो आप इसका देख लें कि अब इसमें तो थोड़ा सा अब यहाँ तक ये नोट्स, क्योंकि इनका पहला लेक्चर इधर तक ही हुआ था। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से प्रॉपर क्लासेस शुरू होंगी। कल हमने नाउन करना है, पार्ट ऑफ स्पीच का। तो आप जो बेसिक बैकग्राउंड यानी कि एफएससी का या उससे पहले का ना, वो थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा, थोड़ा सा रिकॉल कर लें। क्योंकि हमने नाउन की सारी, नाउन की कितनी है, आई थिंक छह या सात है, सात कैटेगरीज है नाउन की, या सात या आठ जितनी भी है वो कल। अब वो सारी की सारी हमने पढ़नी है। ठीक है ना। तो आप बेसिक आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर समझने में आसानी होगी। ठीक है ना। जी तमाम देखने वाले तालिब इल्मों को खुदा हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जरूर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फमा अलैना इल्लल बलाग।